आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान। आज जुमा है, कॉलर्स डे। आप कॉल्स करते हैं अपने मसाइल, बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई सूरत हाल पे जो भी आप मुनासिब समझते हैं बात करते हैं, और हम जहां ज़रूरत हो जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। कभी कभी आपकी पूरी बातें भी मान लेते हैं। आज पहले कॉलर हैं राहील अशर साहब कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल सलाम। है आपके? जी ठीक ठाक। हेलो। जी बात कीजिए। मैं कह रहा था वो तो सब आजकल आप जरा एक चीज देख रहे होंगे कि सिंध और पंजाब के दरमियान जो बहस छिड़ी हुई है, वो जो है अपनी मरियम नवाज साहिबा वो जो लबो लहजा इस्तेमाल कर रही हैं, फिर सिंध के जो स्पोक पर्सन हैं वो अपने लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैंने सुबह मॉर्निंग शो में देखा था, देख के हंसी भी आ रही थी। एक तरफ उज़मा साहिबा थी, एक तरफ शर्मिला फारूकी थी। जब उन्हें कहा जी कराची का कुछ बताइए, शर्मिला फारूकी ने जो कराची के बारे में नक्शा खींचा है, वो वसतुल्लाह साहब, मेरा ख्याल हम और आपने तो कभी जिंदगी में इतना खूबसूरत, इतना हसीन कराची नहीं देखा जो आज शर्मिला फारूकी साहिबा कह रही थी कि भाई नहीं आप देखें शारा फैसल की रोड देखें, बीआरटी मंसूबा देखें, बाकी सारी देखें। तो वसतुल्लाह साहब, ये हमें कोई ऐसी चीजें हमें अपनी जिंदगी में होती भी नजर आएंगी? बीआरटी का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, करीमाबाद का अंडरपास हो जाएगा, जो बारिशों के बाद कराची की रोडों की हालत है कि अगर आप सब्जी मंडी से और मलिर कैंट तक जाएं तो आपको लिटरली 8-9 घंटे लगते हैं जाते हुए, कि ट्रैफिक स्टकअप है, जगह जगह टूटी भी है, आपकी गाड़ी का अलग सस्पेंशन होता है खराब। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो आके मीडिया पे बातें करते हैं कि जी हमने इतना खूबसूरत कर दिया कराची को, तो वो मेरा आपसे सवाल है वसतुल्लाह साहब, कहीं आपको ये खूबसूरत शहर में नजर आता है क्या? थैंक यू सो मच। खूबसूरत शहर के बारे में हम कई दफ़ा बातें कर चुके हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है और रियासत की, सूबाई हुकूमत की, बल्दियाती इदारों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उस पर भी गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन ये जो चल रहा है पंजा छक्का सिंध और पंजाब के बीच, ये असल में हमारे मनोरंजन के लिए है। बड़े बड़े मसाइल ज़ाहिर है कि हल नहीं हो पाते या काबू नहीं किया जाता, तो ये है कि फिर आपस में एक मनोरंजन का माहौल पैदा किया जाता है ताकि हम आवाम जो हैं वो बोर ना हों और मामला ऐसे चलते रहें। तो इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए। जब कोई और बड़ा मसला मिल जाएगा तो जनता का रुख उस तरफ कर दिया जाएगा, तोपों का रुख भी उस तरफ हो जाएगा। जब तक नहीं मिल रहा तब तक ये बैडमिंटन चलती रहेगी सिंध और पंजाब के दरमियान, और बीच में वक्फा आ जाएगा, फिर दोबारा मैच शुरू हो जाएगा। इसको इस तनाजुर में देखें। ना कोई इखलास के साथ ये बात कर रहा है कि पंजाब में क्या गवर्नेंस का क्या इशू है, क्या नहीं है, ना पंजाब से कोई इखलास के साथ बात कर रहा है कि सिंध में ये है। एक तानाजनी का सिलसिला चल रहा है ताकि हम और आप बोर ना हो। मैं इससे ज़्यादा रीड नहीं कर पा रहा फ़िलहाल इस बारे में। सलमान हसन साहब हैं कराची से। बहुत कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। सर आजकल जो है वो क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न का ज़माना है, इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो जिम्मेदारान है उनके लिए कुछ जो है वो उनके इल्म में कुछ बात लाना चाहते हैं आपके तवज्जो से। जी। बहुत गुजारिश ये है कि इनकम टैक्स जो है वो पाबंद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि वो इनकम टैक्स रिटर्न जब फील्ड में पेश करे तो कम से कम 90 डेज जो है वो देने चाहिए टैक्स पेयर्स को, लेकिन जो है वो उसकी पाबंदी हर साल जो है वो नहीं कर पाते हैं। अभी भी जो है वो अगर 1 जुलाई को रिटर्न देते तो 90 दिन के हिसाब से फिर 30 सितंबर जो है वो डेडलाइन होनी चाहिए, लेकिन जो है वो 18 अगस्त को रिटर्न आया और 24 सितंबर तक भी जो है वो उसके अंदर तब्दीली करते रहे इनकम टैक्स रिटर्न्स में। और जो है वो सितम ज़रीफ़ी ये कि टैक्स पेयर्स को पता नहीं क्यों जो है वो उनके शान निशान मुकाम नहीं दिया जा रहा। हालांकि उनको पहले से बता देते कि भाई डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन जो है वो इस तरह की सूरत हाल की नो कम्युनिकेशन, और बिल्कुल आखिरी दिन जाके जो है वो 15 दिन इस तरह जो है एक्सटेंड किए गए कि जैसे कोई जो है वो टैक्स पेयर पे एहसान किया, हालांकि वो तो जो है वो गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। इस हवाले से अगर सर कुछ गुजारिश फरमा दीजिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि कम से कम जो टैक्स पेयर है उसको शान निशान को उसको कोई इज्जत दे दें, कि उसको पहले से कम्युनिकेट कर दें कि भाई ये मसाइल हैं, ये हैं, और फिर ये है कि आपको इतना वक्त दे दिया जाएगा, और आखिरी दिन आके जो है वो कोई एहसान थोड़ी किया उन्होंने।
सर इस हवाले से थोड़ा सा वक्त निकालिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये हर साल का मामूल है, ज़ाहिर है आपके लिए भी नई बात नहीं है। असल में लोग भी इसके आदी हो गए हैं कि जब उन्हें पता है कि जुलाई से सितंबर तक 3 महीने में टैक्स जो फॉर्म है वो सबमिट करा देने चाहिए, तो हम जैसे लोग यही कहते हैं अब यार अभी तो बहुत दिन है, देखा जाएगा। उस देखा देखी में ज़ाहिर है कि वो जब डेडलाइन सामने आती है तो जो टारगेट है कि फ़र्ज़ करें 100 लोगों को टैक्स जमा कराना है, उसमें से 50 भी नहीं जमा करा पाते, तो उधर से भी थ्रेट आता है कि इस दफ़ा डेट एक्सटेंड नहीं होगी। और हमें भी पता होता है कि ये सिर्फ थ्रेट है, डेट तो एक्सटेंड होगी। तो अवाम और FBR जैसे इदारे एक दूसरे के साथ इस तरह गुजारा करते हैं और ये हर साल का मामूल है, कोई नई बात नहीं है। अब्दुल हन्नान साहब हैं हासिलपुर से। जी सर। मुस्तफा खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। जी बड़ा ही करम फजल है, बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल ली। एक तो मैं ये बात रखता चलूँ सबसे पहले कि बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा हक है कि मैं देखूं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर कहीं पे भी किसी भी हिस्से में डेवलपमेंट हो रही है तो सियासतदानों को चाहिए कि जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं उसके अंदर नुक्ताचीनी भी अगर करनी है, किसी बात पे एतराज़ भी अगर है तो उसको ज़रा आराम से कहीं बैठ के सॉल्व आउट करें, क्योंकि मामला इस कदर मुल्क के अंदर गड़बड़ है कि अवाम के पास चूँकि जो हालात हैं काम करने के वो तो बिल्कुल कम है और मईशत हमारी नीचे को जा रही है। इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट काम करना चाह रही है तो सियासतदानों को, जो छोटे तबके के सियासतदान हैं जो छोटे छोटे बोलने के लिए रखे हुए हैं, उनको कहें कि थोड़ा सा नबी तुली बात करें ताकि अवाम के अंदर मजीद मायूसी ना जाए। और सेकेंडली इस वक्त जो कंडीशन कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, सारी दुनिया देख रही है, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से टाइम से रिकवर करने की जरूरत थी। हम क्यों इतना गैप देते हैं, सियासतदान इतना क्यों गैप देते हैं कि हमारे मुल्क के मामला इतने गड़बड़ हों? हमें गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें एक जगह यकजा होने की जरूरत है। और आप देख रहे हैं एक तरफ हम फलस्तीन का इशू देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम सऊदी अरेबिया को टैकल कर रहे हैं, तीसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर ये छोटे छोटे जो बोलने वाले हैं वो सारे का सारा सत्यानाश करके बैठे हुए हैं। तो काम करें, काम की तरफ तवज्जो दें और काम को अव्वलीन तरजीह दें। ठीक है, आपकी हर बात मुनासिब है, होना तो ऐसा ही चाहिए। यासिर अहमद साहब हैं स्वीडन से। जी भाईजान। जी गुस्सा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं लाइव नहीं देख रहा तो मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ कौन है। मुझे जस्ट अप्रिशिएट करना है आप लोगों के, आपने वैक्सीनेशन पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, थैंक यू। अगर ज़रार साहब हैं तो मेरी जस्ट रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन के अगेंस्ट जो लोग, स्पेशली जो फेमस पर्सनैलिटीज़ जो है वो मुहिम का हिस्सा बनते ही रही हैं, उनको भी कुछ शेम दिलाया करें। अगर आप कहें तो मैं जो है ना 1-2 नाम ले लूं जिनके बड़े बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उन्होंने बाकायदा जो है ना फेक वीडियोस लगा के अपने फॉलोअर्स तक इसका जो है ना रॉन्ग मैसेज जो है ना कन्वे करने की ट्राई की है। तो ज़रा साहब से रिक्वेस्ट है उनका, क्योंकि जो है ना बहुत अच्छा नेटवर्क है सोशल मीडिया पे, तो इस चीज़ पे भी अगर वो गौर करें तो अच्छा है। ठीक है। शेम क्या दिलाएं, कोई तरीक़ा तो है नहीं, और ये हर वैक्सीनेशन के साथ हुआ है, पोलियो के साथ तो आज तक हो रहा है, उससे पहले कोविड की वैक्सीन के बारे में भी यही था। बल्कि एक जो मशहूर व मारूफ मजहबी शख्सियत हैं उन्होंने तकरीरें की कि ये कोविड की जो वैक्सीन है इससे बांझपन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आखिर में फिर जब उन्हें कोविड हो गया तो उन्होंने भी उसी वैक्सीन का सहारा लिया। तो ये हर मुहिम के साथ ऐसा होता है, ये कोई ऐसी स्पेशल अनहोनी बात नहीं है। जब लोग जो हैं यूज़ टू हो जाएंगे और फ़वाइद देखेंगे तो फिर ख़ुद ब खुद ये चीज़ दम तोड़ती चली जाएगी। मैं इस तरह सोच रहा हूँ। जुनेद ख़ान हैं साउथ वज़ीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा खान साहब, सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूँ, साहब को भी मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर आप रोज़ शो करते हैं और सर कोई स्पेसिफिक आप इशू डिस्कस करना चाह रहे हैं? अपने इलाके के हवाले से आपने तालीम और सेहत की तो बात कर दी थी, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर दी थी, बेरोज़गारी की भी बात कर दी थी पिछले हफ्तों में। अब कोई स्पेसिफिक बात है आपके पास? सर बात ये है कि अगर यहाँ अंगूर अड्डा का जो मतलब
वहाँ पर जो है बॉर्डर, उस हवाले से अगर बात की जाए, इन दिनों चंद दिनों पहले वहाँ पर इफ्तिताह हुआ था और हमें ये उम्मीद लगाई बैठे थे कि ये खोला जाएगा और आमद रफ्त का सिलसिला जारी होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि इसमें सुस्ती आ जाती है, तब मतलब कुछ कर्फ्यू वगैरह की वजह से कुछ ठीक है बन जाता है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि अगर ये मसले हल हो जाए तो ये कर्फ्यू वगैरह ये हालात भी ठीक हो जाएंगे। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है ठीक है, ये होना चाहिए। ज़ाहिर है कि हालात नॉर्मल हों तो ये सारी चीज़ें हों, तो इसी तरह चलता रहता है। हसन अली साहब हैं, कहाँ से? हसन अली, कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब। सर, सबसे पहले तो आप लोगों के प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगा, और उसके बाद सर ये जितनी भी हमारी रिसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, चाहे वो सऊदी एग्रीमेंट हो और अमेरिका के साथ मिनरल्स डेवलपमेंट की जितनी भी प्रोग्रेस है, तो उसको आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इस पर तज्जिया कीजिएगा कि क्या इस तरह के स्ट्रेटेजिक जितने भी मामला होते हैं या हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बिटवीन टू कंट्रीज, ये इसी तरीके से एग्जेक्टिव्स ऊपर कर लेते हैं या कॉमन प्रैक्टिस के ये खिलाफ है कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर इस तरह के लार्ज स्केल इकोनॉमिकल एंड डिफेंस डील्स की जाए? ठीक है, हम इन्हीं चीज़ों पे बात अक्सर करते रहते हैं। आपने ख़ास तौर पे रेफरेंस दिया पाक सऊदी माहिदे का, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग है और बाकायदा एक स्टेट लेवल पे माहिदा है तो यस डेफिनेटली पार्लियामेंट के ज़रिए गुज़रना चाहिए, उस पर बहस भी होना चाहिए। और लेकिन ये है कि हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बाला तय हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो नहीं करने की होती वो फिर पार्लियामेंट में पेश करके उन्हें रोका जाता है। जैसे यमन का मसला आपको याद होगा, उस वक्त भी सऊदियों ने कहा था कि आप हमारी मदद करें, तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत इस पोजीशन में नहीं थी, लिहाजा वो पार्लियामेंट में उस मसले को ले गई और पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला कर दिया और उस फैसले को उन्हें ट्रांसमिट कर दिया गया कि जनाब ये सोचते हैं। और जब ज़ाहिर है कि कुछ उम्मीद होती है, माहिदा करना होता है और उजलत भी होती है, इतना वक्त भी नहीं होता है, तो फिर पार्लियामेंट को साइड पे कर दिया जाता है। तो ये मिला जुला रुझान चलता रहता है। मोहम्मद इलियास हैं कराची से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी इलियास साहब। सर, कराची में ये मसला ये है कि अभी काफ़ी अरसे से ये पीपल बस आई हुई है, तो पीपल बस 50 रुपए में गरीबों के नाम पे लाई गई और 50 रुपए में बाद में शजील मेमन ने उसका किराया 120 कर दिया। अब लोकल किराया 30 रुपए, वो लोकल किराया 80 रुपए ले रहे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में मरियम नवाज ने 20 रुपया, पूरे पंजाब में 20 रुपए पे वही गाड़ी वो चला रही है और स्टूडेंट के लिए फ्री है, मदरसे के लिए फ्री है, 7 साल की उम्र के लिए फ्री है। और यहाँ पर इस पे आप लोग तबसरा नहीं करते हो, कोई चैनल इस बात पे बात नहीं कर रहा है कि शजील मेमन ने अरबों रुपए उस पर कमा लिए। अच्छा, खैर वो ये गवर्नेंस की बात अगेन आ जाती है। अब मुझे पंजाब के बारे में पूरे इल्म नहीं है कि वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें किरायों की शरह क्या है। आप यहाँ का बता रहे हैं, तो यहाँ जो सरकारी बसें हैं उनका ज़ाहिर है किराया वो थोड़ा सा माकूल होगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है हर आदमी अपनी अपनी जगह बादशाह है और जिसे कहते हैं ना एक मिली जुली सरकार, यहाँ मिली जुली लॉबीज़ जो हैं उनकी हुकूमत होती है। तो सबसे जो आसान टारगेट है वो आप जैसे लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं, तो उनसे नहीं कमाएंगे तो किससे कमाएंगे। बहरहाल ये गवर्नेंस का इशू है। एक तरफ सूबाई हुकूमत कह रही है कि जो जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो या ट्रक हो, तो उससे 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना किया जाएगा। किया करें आप जुर्माना, लेकिन ये है कि उसके अगेंस्ट
जो सर्विस डिलीवरी है उसकी क्वालिटी क्या है, उस पे बात करने का शायद उनके पास वक्त नहीं है। मोहम्मद असलम साउथ वजीरिस्तान से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम वसल्लम खान भाई। वालेकुम सलाम। जी वसल्लम खान भाई, मैं असलम बोल रहा हूँ। खान भाई, ये जो कंपनी आई पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल कंपनी आई फार्मास्यूटिकल, ये आजकल मतलब सुनने में आ रहा है रिसेंटली कि ये पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। क्या ये कंपनियां वापस आ सकती है पाकिस्तान में? मतलब इससे तो बहुत नुकसान है, मतलब मेडिकल स्टोर का और दूसरे जो इदारे हैं इसका, इससे नहीं, उसमें आप इतने टेंशन में ना आए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम सुन रहे हैं, PNG जो वहाँ से गई है, बेसिकली ये कॉस्मेटिक्स की एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है, तो उसने अपना जो है महदूद करने का ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान किया है। बाकी कोई 20 से ज़्यादा गैर मुल्की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। इसके अलावा कोई 400 साढ़े 400 लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। लिहाजा आप घबराइए नहीं। एक आध कंपनी, और ये भी दवाओं वाली कंपनी नहीं थी, ये आयराइशी सामान की कंपनी थी, तो आप टेंशन ना लें। नहीं, वो जो है ना उसलहान भाई, ये मैं एबटा और सिनोफी इसकी बात कर रहा हूँ, फाइजर की, ये तो मुल्क छोड़ के चले गए। हाँ नहीं ठीक है, वो मैंने अर्ज़ किया ना, एक आध कंपनी आती है, उसके अलावा फिर बाद में भी कुछ और कंपनियाँ आ जाती हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक जाएगी, 2 आ जाएंगी, 3 चली जाएंगी, 4, ये इस तरह लगा रहेगा। लेकिन आप टेंशन ना लें और वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हैं तलत खुर्शीद साहब। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपके सारे पैनल को मेरा बहुत बहुत मोहब्बाना सलाम और खराज तहसीन कि आप जिस तरह ये प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। हमारे दोस्त सलीम साहब नेशनल बैंक से आपको काफ़ी 10 साल से कॉलें कर रहे हैं जी। अब मेरा 2 मिनट कॉल अगर लंबी हो जाए तो सुन लीजिएगा मेरी बात, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम मुझे चांस मिला आपसे बात करने का। जी जी। तो बॉस बात यह है कि सलीम साहब की आवाज़ में तो अब 10 साल में लर्जिश भी आ गई और कुछ उनके फैमिली में मिसेज भी बीमार हैं, हम सब दुआगो हैं। मैं भी नेशनल बैंक से एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुआ हूँ। सर, बात वही एनुअल इंक्रीज का, आप जिस तरह हम केस प्लीड कर रहे हैं, हमारा केस 14 साल चला, 70% का डिसीजन इम्प्लीमेंट हो गया। जब एनुअल इंक्रीज का डिसीजन हुआ, जज साहब मंसूर शाह साहब थे, उन्होंने जब वो डिक्टेट करवाया तो उसमें एक लफ्ज़ आ गया जी पटिशनर, वेर एज के 70% में पटिशनर ऑब्लिक पेंशनर था। जब पटिशनर भी लिखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट ऐसे हैं कि जजमेंट एट रैम के तहत सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर ये पटिशनर का लफ्ज़ लिखा भी गया है, बैंक ने पटिशनर को तो पेमेंट कर दी, लेकिन पटिशनर के आगे जो 3 लाइनें जो मंसूर शाह साहब ने ड्राफ्ट की हैं, जज साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, वो लिखते हैं कि दिस इशू हैज़ ऑलरेडी बिन सेटल्ड इन द जजमेंट डेटेड 2017 में जो हुआ था जजमेंट, और बैंक इज डायरेक्टेड टू अफेक्ट द पेमेंट अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्कुलर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सर्कुलर 1977 का है जो कह रहा है कि एनुअल इंक्रीज तमाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मिलेंगी। अब 1977 में तो कोई केस भी नहीं था, कोई पटिशनर भी नहीं थे, कोई नॉन पटिशनर भी नहीं थे, तो बैंक पटिशनर के लफ्ज़ को तो लेता है लेकिन आगे 3 लाइनों को इग्नोर कर जाता है जो कोई जजमेंट को कंक्लूड कर रही हैं। तो इसमें आपसे, आपके पैनल से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ जो है अरबाब अख्तियार या चीफ जस्टिस जी तलत साहब, हम तो खैर आपकी आवाज़ उठाने को 100 दफ़ा तैयार हैं। मेरा ख्याल है इसका रास्ता सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं, इसका रास्ता ये है कि आप जो कानूनदान हैं, वकला साहिबान, उनसे मशवरा करके प्रैक्टिकल स्टेप लें कि इस अनोमली को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो कि जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ये हमारा मुफ्त मशवरा है आपको। बाकी हम तो आपकी आवाज़ जो है उठाने के लिए ही बैठे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अनवारुल हक साहब हैं इस्लामाबाद से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनवारुल हक साहब। हाँ जी, हाँ जी, अनवारुल हक डियर, मैं बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से जी। मेरी अपील है मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के आगे। मेरी रईस मीन है डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर पंजाब का, तहसील चिश्तियाँ,
चक नंबर 195 अलफ। मैं एक मोगे से दूसरे मोगे पर पानी अपना ट्रांसफर कराना चाह रहा हूँ। मेरा मोगा मेरी जमीन है दली में फतेह नहर का। अच्छा, हम अनवार साहब इस मामले पे आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ये बताइए। ये मेरी पानी मेरा महकमा एरीगेशन जो है ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो मैंने आगे रिव्यू के लिए लाहौर एरीगेशन का एक डिपार्टमेंट है रिव्यू बोर्ड, उधर अपील की है। तो मरियम नवाज के आगे मेरी अपील है कि मेरी हेल्प की जाए, मेरा पानी ट्रांसफर कराया जाए। आपके जज्बात और जो है पहुंच गए हैं, और ये आई एम श्योर कि सिर्फ आप ही का मसला नहीं होगा, सैकड़ों और किसानों का भी मसला होगा। तो मेरी अपील है कि अगर कोई ज़िम्मेदार हुकूमत पंजाब का सुन रहा हो तो इस मामले की मज़ीद छानबीन करके ये शिकायत दूर करे। थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म। तारिक जैदी हैदराबाद से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं मीडिया से एक ये बात पूछना चाहता हूँ कि गजा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुसलमान तमाम जो बेचैनी फैली हुई है गजा के फलस्तीन के मामलात के ऊपर, लेकिन कौम को अंधेरों में क्यों रखा हुआ है? वहाँ पे गए अभी जो देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ है उन लोगों ने माहिदे कर वहाँ आए, और अब यहाँ आकर खबरें आ रही हैं कि वो माहिदा हमें नहीं पढ़ाया गया, नहीं दिखाया गया। अंदर जबकि पूरी कौम शक व शुबहात के अंदर है कि फलस्तीन गजा के साथ वहाँ पर जुल्म के खिलाफ उसमें और इसराइल के साथ पाकिस्तान शामिल हो रहा है वहाँ पर, मतलब उनके खून का सौदा कर रहा है। और मीडिया जो है, मैं मीडिया से पूछा हूँ, मैं सहाफियों से पूछा हूँ कि ये सब चुप क्यों है, क्या माशाल्लाह लगा हुआ है पाकिस्तान में? ये तारिक जैदी साहब, बात आपकी हमने सुनी, समझ में भी आ रही है। वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए कि जी ये खून का सौदा कर रहा है, इसराइल को तस्लीम कर रहा है। ये तो आप फैसला सुना रहे हैं ना। सर आप एक कंफ्यूजन बताया कि अवाम इस शशोपंज में है कि असल में हो क्या रहा है। जब आपको या मुझे यही नहीं मालूम कि हो क्या रहा है तो उसकी बुनियाद पे हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ट्रंप ने जो 20 नुकाती फार्मूला पेश किया वो आप यकीनन आपने पढ़ा होगा। उसमें जो तब्दीली के लिए तजावीज़ 8 इस्लामी ममालिक ने दी बकौल इसहाक डार साहब के, वो क्या हैं वो अलबत्ता हमें नहीं मालूम। आज उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ एक ख़त भी पढ़ के सुनाया कि ये तजावीज़ हैं, और फिर एक अजीब बात उन्होंने ये भी की कि अब तो ये तजावीज़ जो ट्रंप फार्मूला है उसमें शामिल नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको एक ख़त की सूरत में रखेंगे। अब इस ख़त की कानूनी हैसियत क्या होगी, ट्रंप के कानों पे जू रेंगेगी या नहीं रेंगेगी, ये कन्फ्यूजन अभी तक मौजूद है। तो इस कन्फ्यूज सूरत हाल में हमें तज्जिया ज़रूर करना चाहिए, लेकिन फूंक फूंक के, इसलिए कि कोई वाज़ेह तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, लिहाजा हम उस पर फ़ैसला नहीं दे सकते। बहरहाल शुक्रिया कि आपने जो है इस मसले की निशानदेही की। मोहम्मद फैज़ान हैं स्वीडन से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू, आपका शुक्रिया कॉल अटेंड करने का, और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं तीनों साहब। जी शुक्रिया। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली आईटी से है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ज़राअत से भी है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है, फॉर एग्जांपल इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बड़ी ज़्यादती की सारे किसानों के साथ कि पहले 4000 थी, 4500 हुई, लेकिन इन्होंने एकदम ड्रॉप कर दी टू 2000। मतलब इन्फ्लेशन हर चीज ऊपर जा रही है, और जिम्मेदार की जब फसल आती है उसके पास होती है तो आप कॉस्ट बिल्कुल उसकी प्राइस ड्रॉप कर देते हो कि जी लोगों ने रोटी खानी है। यार अगर लोगों ने रोटी खानी है तो जिम्मेदार बेचारे ने भी तो रोटी खानी है ना। उसकी 2000 कॉस्ट ही आ रही है फॉर एग्जाम्पल, या 1500 कॉस्ट आ रही है, तो आप उसको क्या दे रहे हो प्रॉफिट? आप फैजान साहब आर यू श्योर कि हुकूमत ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी है या विड्रॉ कर ली है? सर मार्केट में अनऑफिशियल जो नहीं, ऑफिशियली मैं पूछ रहा हूँ, आप कोई ऑफिशियली तो उन्होंने प्राइस ही दी नहीं है ना। तो अब तो फिर वो तलब और रसद वाला और आड़ती और किसान वाला जो है वो मामला हो गया। कौन किसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएगा ये तो आपको पता ही है।
और मैं एक वीडियो भी देख रहा था, एक किसान खातून थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया की हर शय की जो कीमत है वो बेचने वाला तय करता है। मसलन किसी ने छाबड़ी लगाई हुई है, किसी ने दुकान लगाई हुई है, कोई सर्विस दे रहा है, वो तय करता है कि जी मैं इतने पैसे इसके लूँगा। लेकिन किसान वाहिद बदकिस्मत मखलूक है कि जिसकी प्रोडक्ट के पैसे ग्राहक तय करता है कि जी मैं इतने में उठाऊँगा, किसान को ये हक़ नहीं है। तो ये बहरहाल एक ट्रेजेडी तो है, और हमारे जैसे मुल्कों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो एक सहारा होती है कपास के लिए, गंदम के लिए। अगर वो भी उठा ली जाए और टोटल मार्केट के हवाले की जाए, हर चीज़ ज़ाहिर है मार्केट के हवाले करने की नहीं होती है। इंडिया में भी ये मसला आया था, लेकिन वहाँ के किसानों ने बहरहाल वो मनवा लिया, और हमारे यहाँ भी यही मसला आया है। लेकिन किसान जो हैं उनको इकट्ठा करके एक लाहे अमल तैयार करने की इस वक्त फ़ज़ा नज़र नहीं आती। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मिसिस खालिद लाहौर से। जी अच्छा, मैंने एक थोड़ी सी कंप्लेन करनी थी कि हम लोगों की जगह है, ये शेखुपुरा रोड पर है, टिब्बा अहमद यार, और ये MNA राना तनवीर जो हैं ये उनका एरिया है। तो वहाँ पर उन्होंने ना जो मोटरवे का पुल के नीचे ये जगह है, तो मोटरवे का पुल के साथ गली में है, तो वो गली इतनी नाकस हालात हैं उसके, वो हमें कहना था कि वो, और बाकी वो उन्होंने काम करवाया, लेकिन वो एरिया जन सा है ना, उन्होंने वो सही नहीं करवाया। ठीक है, लोकल मसला है, और जाहिर है कि जो कंसर्न लोग हैं अगर उनमें से कोई सुन रहा है या वो भी उसी इलाके का रहने वाला है तो इस पे तवज्जो दे तो बहुत अच्छा होगा। अब्दुल सत्तार चट्ठा फैसलाबाद से। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी कि आपने प्रोग्राम में मुझे लिया, शुक्रिया। तो बात यह है कि आप हेरसनाई जो है, मैं फ्लड के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी जी। हेरसनाई के साथ उन्होंने बनाया हुआ एक पैदल दरिया जिसको कहते हैं नकासू। तो नकासू का मतलब है कि जब हेरसनाई को खतरा हो तो उसमें पानी छोड़ दें। तो महकमा ज़राअत जो है हर साल उसके पैसे जो है वो खा जाता है उसकी सफाई पे, लेकिन वो बिल्कुल बंद है। इन्होंने इस दफा 25 साल बाद वो बंद माई सफूरा वाला बंद तोड़ के 30 देहातों के इन्होंने मलिया मेड़ कर दिया है। तो मेरा ये है कि आप मेरा पैगाम जो है हुकूमत तक पहुँचाएं तो उस निकासू को चालू करें, ये 30 देहात जो है ना उनको तबाह न करें, उसका ख्याल करके निकासू को करें। सिदराई का जो पानी है वो ज्यादा अब तो खैर सीज़न गुजर गया, पानी भी गुजर गया। बहरहाल आपकी जो है सिफारिशात वो अगले मॉनसून तक अगर उन पे अमल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहरहाल पेशगी निशानदही का बहुत शुक्रिया। मोहसिन अली हैं कराची से। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, अर्ज ये करना था कि हमारे एक साथी ने अभी भी बात की फलस्तीन और इसराइल के हवाले से, तो आपसे गुजारिश ये थी कि आपका माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, हम आपसे सीखते हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आप फलस्तीन और इसराइल का जो एक बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है उसको एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखते हैं या ये एक टेरिटोरियल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। सेकेंडली, अगर एज अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि इसको सपोर्ट करें और ग्लोबल सपोर्ट हासिल करने के लिए रिलीजियस अप्रोच वाला रास्ता हमें ज्यादा फायदा दे सकता है, या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे या टेरिटोरियल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम इस पे जस्तजू करें तो हमें फायदा मिल सकता है। इसमें थोड़ी रोशनी डालिएगा प्लीज। आप पहले रोशनी डालिए, आपके ख्याल में इसको रिलीजियस एंगल से देखना चाहिए या पॉलिटिकल एंगल से? सर, मेरी अदना राय ये है कि ये जो समुद्र फ्लोटेला गया है इसमें 500 लोग मौजूद हैं और इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों मौजूद हैं। अगर आज हम इसको मुसलमान वर्सेस किसी खास मजहब के बात करेंगे तो मेरी अदना राय ये है कि 500 में से शायद सिर्फ 50 लोग रह जाएं। जी हाँ, लेकिन मसला मोहसिन साहब, मसला फ़लस्तीन की खुशकिस्मती ये है कि मेजॉरिटी जो है जिन्हें इस मसले की ABCD मालूम है इसको प्योर रिलीजियस मसला नहीं समझते। ये बेसिकली ज़मीन का मसला है,
इंसानों का जो बुनियादी हक है, जान का, माल का, अमलाक का, उसका मसला है। सेटलर कॉलोनियलिज़म जो है वो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं होना चाहिए। मुझे अपने घर से निकाल के ख़ुद इस दावे के साथ उस घर में घुस जाना कि 3000 साल पहले मेरे लग्गड़ दादा इस जगह पे रहते थे, जबकि वो मकान भी नहीं था, तो इसलिए मेरा भी हक़ बनता है। तो ये जो धौंस धांधली है बेसिकली ये उसका मसला है। अब ये इत्तफ़ाक़ है कि उनका मज़हब जो है वो कुछ और है, मज़लूमों का मज़हब कुछ और है, लेकिन असल झगड़ा जो है 100 साल पहले यही यहूदी और मुसलमान आराम से भी रह रहे थे पूरे मशरिक़ वस्ता में। तो ये जो ज़ायनिज़्म है बेसिकली उसके जहर का मसला है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक पॉलिटिकल बात ही हो गई। यासिर हफीज़ हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रगुजार हैं आपके प्रोग्राम सुनते हैं। और आई थिंक इस जो मैं ये कहूँगा कि पोल्यूशन एनवायरनमेंट की बात हो रही है, बट इस वक्त इंफॉर्मेशन की पोल्यूशन है और डिस इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपका चैनल, आपका प्रोग्राम बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। और जब आई थिंक कि कुछ लोग जो कुछ थोड़ा सा सोचते हैं मुल्क के बारे में या कुछ सीरियस सोच रखते हैं, तो उन्हें जब कोई इम्पोर्टेंट या कोई राइट चाहिए होती है, हेलो जी जी, कोई राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इस चैनल को ज़रूर ऑन करके यहाँ से वो आई थिंक करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते। शुक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक सजेशन और देना चाहूँगा कि वो ये था कि आप लोगों का जो प्रोग्राम होता है वो बड़ा दैट इज़ वेरी क्लोज टू दी जो हमारी प्रिवेलिंग इश्यूज होते हैं। तो स्टूडियो से बाहर भी अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स करें तो आई थिंक कि और लोगों को इन्वॉल्व, जिस तरह आपने फ़ोन भी किया है, तरह फेस टू फेस भी करें तो आई थिंक एक बड़ी अच्छी चीज़ चल सकती है रिस्पेक्ट टू अवेयरनेस और बाकी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमें करना चाहिए। और मैं बिल्कुल एतराफ़ करता हूँ कि हमें स्टूडियो से बाहर जितना निकलना चाहिए हम नहीं निकल पा रहे। बहरहाल आवाम से राब्ते की एक शक्ल ये है जुमे को जो हम प्रोग्राम करते हैं कि क्रॉस सेक्शन आएँ और हमें बताएं कि मसाइल क्या हैं, ताकि हमारे भी इल्म में इजाफ़ा हो और एक छोटी मोटी डिस्कशन भी हो सके, उससे कोई कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन भी उसका नतीजा निकल सके। थैंक यू सो मच। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। महबूब आज़म साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब। मतलब मेरे दो सवाल है। एक सवाल तो इस वक्त एक टीवी पर बहस चल रही है मुस्तकिल पंजाब और सिंध के उससे। मेरी दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त है कि भाई आप हुकूमत चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी ये कर रहे हैं, आप इस वक्त इस टॉपिक पर लड़ रहे हैं, खुदारा इस बात को छोड़े, देखें गजा में क्या सूरत हाल है मुसलमानों की, उस पर तवज्जो दें। ना कि पानी बंद हो गया, पानी खुल गया, ये वो, इसको छोड़े आप। और एक दूसरे से आप बोलते हैं, वो बोलते मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, वो बोलता है इन्होंने नहीं कर दिया। अरे भाई आप देखो, आप बड़े लोग हो, आप बड़ेपन का सबूत हो। इनके बड़े लीडर जो है वो कहाँ है इस वक्त, क्यों सो रहे हैं, क्यों नहीं इस मामले को हल कर। दूसरा मेरा सवाल है सफाई के हवाले से मेयर कराची से कि वो लियाकताबाद 6 नंबर इलेक्ट्रिक मार्केट की सूरत हाल देखे। वो बोलते हैं कि हमने हर जगह पर सफाई कर दी है, यहाँ पर गटर उबले हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई आकर के कोई नहीं देखता। खुदारा इस तरफ तवज्जो दीजिए और इस मसले को हल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आपने दोनों सब्जेक्ट्स पे बात की। इससे ही यही सबूत है इस बात का कि आम आदमी जो है वो कितना तंग आया हुआ है लड़ाई से भी और सफाई के मामलात से भी। थैंक यू। रफ़ी ख़ान मज़ारी हैं रहीम यार ख़ान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वाई साहब। वसीउल्लाह खान साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? पहले तो थैंक्स, आपने कॉल ली मेरी। जी शुक्रिया, बताइए। आई थिंक आप भी हमारे शहर से हैं, रहीम खान से बिलोंग करते हैं। जी। अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जी। बहुत बड़ा मसला है आजकल हमारे मुल्क में और काफ़ी मुतासिर हुआ है। तो 2013 में गवर्नमेंट थी नून लीग की, रुझान के एरिए से, वहाँ से आतिफ मज़ारी साहब थे, शहीद आतिफ मज़ारी साहब जी, वो MPA थे।
तो उन्होंने एक मंसूबा लिया था शहबाज शरीफ साहब से। तो उन्होंने एक जो दरियाए सिंध से एक छोटी सी नहर निकाली थी कादरा क्रीक के नाम से। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो उसके गेट खोल दिए जाते हैं और वो पानी उसमें ओवरफ्लो जो होता है उस पानी में उस नहर में आ जाता है और वो सारा तो 6 महीने हमारी नहरें चलती हैं वो 9 महीने चल जाती हैं जी। अच्छा, एक उन्होंने ये किया मंसूबा, ये पूरे पंजाब में क्या सिंध में भी होने चाहिए। ठीक है। और एक हिल टॉलरेंट हमारे इलाके में आता है जो पहाड़ों से पानी आता है, बहुत स्पीडी आता है, शायद आपने विजिट किया हो हमारे इलाके में। तो उस वहां पे उन्होंने एक और मंसूबा दिया था 2013 के बाद। उन्होंने किया था कि जो पानी हिल टॉलरेंट का आता है उन्होंने एक छोटा सा डैम बना के ना उसकी स्टोन पिचिंग करवा के मुरब्बे या मेरे ख्याल में कुछ 10 मुरब्बे या 15 मुरब्बे में स्टोन पिचिंग करा के उसको स्टोर किया था पानी को। और उस पानी को जैसे मतलब कादरा क्रीक में गेट लगा के वो ओवरफ्लो होता था तो पानी वो भी सैराब होके मुख्तलिफ किसानों के काम आता था, बंजर जमीन है रुझान में। तो इस तरह के मंसूबे क्यों नहीं लेके आती हमारी गवर्नमेंट? हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी कि ये बड़े मंसूबों पे हाथ डालने से बेहतर है कि ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल मंसूबे हैं पानी को स्टोर करने के, इन पे तवज्जो दी जाए। उसमें मामला सिर्फ इतना है कि अक्लमंद हम सब बहुत हैं लेकिन कॉमन सेंस की कमी है और ये सारे मंसूबे जो हैं ये बहुत ज़्यादा आकिल या ज़हीन होने की बजाय अगर कॉमन सेंस से हल कर लिए जाएं तो आपने एक बहुत अच्छा मॉडल पेश किया है कि जिसमें छोटे छोटे स्टेप लेके बड़ी मकदार में पानी महफूज किया जा सकता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। शाजिम अख्तर साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर करोड़ो साहब बोल रहे हैं? जी वसत बात कर रहा हूँ, आप फरमाइए। अच्छा वसत अल्लाह साहब। सर बहुत मेहरबानी, आपने थोड़ा मुझे टाइम दिया। मैं जो है वो ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मेरी वालदा जो हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की फैमिली पेंशनर्स हैं। उनकी उम्र 88 साल है सर। और हमारे एक कॉलर हैं आपके पास करते हैं सलीम साहब लालकोटी पिंडी से जी। जो उनका मसला है सर, मेरी वालदा का भी यही मसला है। नेशनल बैंक ने पेंशन का केस लटकाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त जो है वो तारीख नहीं लग रही। कभी ये बहाना कर दिया जाता है कि 2 रुकनी बेंच है, कभी आज कॉज लिस्ट निकली है सर 3 रुकनी बेंच है लेकिन केस नहीं लगा। सर हम लोग गरीब लोग हैं। मेरी वालदा जो है वो 4,500 रुपये सर उनको पेंशन मिल रही है। इस महंगाई के ज़माने में जो है वो किस तरीके से हम गुजारा करें। मैं खुद गरीब आदमी हूँ सर, वालदा का पेट किस तरह से पालूं, बच्चों को कैसे देखूं, क्या करूं। तो आज जो है वो हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेके और यकीन करें सर कि 2 रकात नमाज हाजात पढ़ के मैंने ये किया था कि या अल्लाह डॉन न्यूज़ में नंबर मिल जाए, क्योंकि मेरी वालदा इस एज की है कि वो खुद बात नहीं कर सकती। उनका नाम है सर ज़ेबुन्निसा। अच्छा एक चीज़ सर और आपको बताना चाह रहा हूँ कि ना उनकी बायोमेट्रिक हो सकती है, उन जैसी और भी कई ख़वातीन हैं जो मेरी माओं की जगह हैं, उनकी ना बायोमेट्रिक हो सकती है। हम लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं ग्रेड 17 के अफसर से, जाहिर है वो जिंदा हैं, जबकि तो ग्रेड 17 का अफसर जो है वो देख के साइन करेगा ना सर सर्टिफिकेट पे। मेडिकल सर्टिफिकेट जिस डॉक्टर से इलाज हो रहा है वो जमा करवाते हैं, ब्रांच वाले तंग करते हैं कि जी ये जो है ना सही नहीं है, जाली है, फलाना है, ढिमकाना है, इतना परेशान करते हैं सर। 23 महीने की पेंशन रोकते हैं। खुदा के लिए सर हम आवाज उठाने हैं, हमारा केस लगवा दीजिए किसी तरीके से कोशिश करके। ठीक है, आपको बहुत दुआएं देंगे, बहुत दुआएं देंगे। शुक्रिया। इसका क्या जवाब हो सकता है जहाँ अल्फाज भी कम पड़ जाए। एनीवेज काश कोई सुन रहा हो। अब्दुल लतीफ़ हैं कराची से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वाई साहब जी, आपके पास 30 सेकंड है। जी 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 साहब, मैं जल्दी बात करूँगा। जी
सर मैं बात कर रहा हूँ कराची के इलाके बल्दिया टाउन से। तो आपके डॉन न्यूज़ के तवज्जुह से मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और वाटर बोर्ड ये शिकायत करनी है कि हमारे इलाके में 2.5 महीने के बाद पानी आता है जी, और इतनी बारिशें हो गई, सब कुछ डैम भर गया, सब कुछ अब डैम भी भर गया, लेकिन यहाँ वही 2.5 महीने के बाद पानी आता है। और यहाँ से तमाम जमातों के नुमाइंदे जो है ना वक्तन फवक्तन कामयाब होते रहे हैं, और हर पार्टी ने वादे किए हैं लेकिन पूरा किसी ने नहीं किया। और शुरू से पानी का मसला जो चला आ रहा है वो आज तक चला आ रहा है। तो मेहरबानी करके जरा इस पर थोड़ा सा ठीक है और थोड़ा कहें। शुक्रिया। तो ये थे आपके मसाइल। हमारा प्लेटफॉर्म कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, बहरहाल हमारा फ़र्ज़ है आपकी बात को आगे पहुंचा देना आप ही की आवाज़ में। आज का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।